देखिए आप वेक्टर्स की थर्ड क्लास है। मान लो कि मैं आपको ये कह दूंगा एक वेक्टर पी दिया हुआ है, एक वेक्टर पी, ये देखो ये वेक्टर्स जो है ना ये क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आता है। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको कॉन्सेप्ट समझ लो चाहे क्वेश्चन समझ लो या एक टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लो। हैश का मतलब यही होता है। हैश का मतलब है कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन चल पड़ा या कोई एक आर्टिकल चल पड़ा, ठीक है ना। इसके अंदर मान लो कि वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप दे दिया, ठीक है। और एक वेक्टर क्यू दे दिया आपको, ये दे दिया मान लो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये एक वेक्टर दे दिया आपको। एक वेक्टर p दे दिया और एक वेक्टर q दे दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके अंदर जो है ना आपको बताना क्या है, इस केस के अंदर वेक्टर p प्लस वेक्टर q, बताइए कितना हो जाएगा वेक्टर p प्लस वेक्टर q की वैल्यू। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनेगा, ये 3i कैप। इन दोनों को ऐड करो कितना बनेगा, प्लस j कैप। और इनको ऐड करो कितना बनेगा, माइनस k कैप। ये आ जाएगा अगर p प्लस क्यू पूछ ले तो। अगर p माइनस क्यू अगर पूछ लिया तो क्या आएगा, ठीक है। p माइनस क्यू की वैल्यू देखो, साइन बदल दो इसके, क्या बदलोगे बताइए आप, इसके साइन बदल दोगे आप इसके, ठीक है जी। इसका माइनस साइन, इसका प्लस साइन आएगा और इसका माइनस साइन आ जाएगा आपके पास। तो अब आप इनको ऐड करो, क्या बनेगा बताइए यहाँ पर, ये प्लस का आई कैप आएगा यहाँ पे, प्लस का आई कैप, ठीक है। ये कितना बनेगा बताइए, प्लस का 5j कैप। ये क्या बनेगा बताइए, माइनस का 7k कैप बनेगा ना यहाँ पर। ये कितना बनेगा यहाँ पे, माइनस का 7k कैप। यार एक बात बताओ, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू इस तरीके से निकाल लोगे ना आप? कोई डाउट है किसी के मन में? इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करके दिखाना जरा, ठीक है। मान लो कि मैं आपको ये कह दूँ कि एक वेक्टर p दे दिया आपको, सपोज एक वेक्टर p दे दिया 2i कैप माइनस 7k कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप। और एक वेक्टर q दे दिया मान लो 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना। एक वेक्टर r दे दिया आपको i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर s दे दिया माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और कोई ये कह दे कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r प्लस वेक्टर s की वैल्यू बताओ, तो आप बता सकते हो। आई थिंक करिए आप, हाँ जी सॉल्व करो इसको। बोलना नहीं, सोल्व करो इसको, कॉपी में करो। अच्छा मन में कर लिया, शाबाश। तो कैसे करोगे आप इसको, देखिए आप, ये आई कैप और माइनस आई कैप खत्म हो गया यार, 7 और 2 9 होता है यार, 9 आई कैप हो गया। ये माइनस जे कैप प्लस जे कैप खत्म, माइनस 7 प्लस 2 कितना बनेगा बताइए, माइनस 5j कैप बनेगा। अब इस तरीके से ये कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 3 3 6 और एक 7 प्लस का 7k कैप, ये माइनस का 4k कैप है, तो कितना बनेगा, है भाई प्लस का 3k कैप आंसर आएगा आपके पास, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास। अगर मैं ये कहूँ कि वेक्टर p माइनस वेक्टर q प्लस वेक्टर r माइनस वेक्टर s, इसकी वैल्यू बताओ आप।
सिंपल है यार, सुनो आप देखिए, आप क्यू के आगे माइनस साइन लगा रखा है, एस के आगे माइनस साइन लगा रखा है, तो साइन बदल दो यार। पता है किस किस के, एक तो क्यू के साइन बदलो, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। एस की साइन बदलो, यहाँ माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये आएगा आपके पास। और अब इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ऐड करिए भाई, ये तो 2 है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो माइनस का क्या आएगा बताइए, माइनस का 3 आई कैप, और बोलो ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 11 आ जाएगा ना यहाँ पे, माइनस 11 जे कैप। फिर बताइए आप, 4 और 3 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5, प्लस का 5 के कैप, ये आंसर आ गया आपके पास। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आई थिंक कर लोगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस। कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा, पेपर में पता क्या बोलेगा कि ये कह देगा कि ये चारों वेक्टर्स को ऐड करो, मतलब ये निकाल लो p प्लस क्यू प्लस आर, ये नहीं निकालना, इन चारों को ऐड करके उनका एक्स कंपोनेंट बताओ, ये बोल देगा बस। इन चारों को ऐड करके एक्स कंपोनेंट बताओ, आंसर क्या आना चाहिए बताओ। अरे चारों को, ये देखो ये साइन नहीं है अब, अरे यार ध्यान से समझो आप, ये साइन नहीं है यहाँ पे। अब बताओ, अभी कहेगा इन चारों को क्या करो आप, ऐड करो, p प्लस पी, पी प्लस, ये क्या देगा, वेक्टर p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इन चारों का ये जो वैल्यू आएगी इसका x कंपोनेंट बताओ। आंसर क्या दोगे आप? आंसर 9 दोगे यार, नहीं दोगे 9? x कंपोनेंट मतलब i कैप के साथ जो लगा हुआ उसको बोलते हैं x कंपोनेंट। क्या बोलते हैं उसको, बोलो x कंपोनेंट बोलते हैं। जो j कैप के आगे लगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? मैं बोल दूं y कंपोनेंट बताओ, क्या बोलोगे? y कंपोनेंट -5 बोलोगे, -5। मैं बोल दूं z कंपोनेंट बताओ, +3। समझ में आ रही है बात आपको? इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q, इसका x कंपोनेंट बताओ। x कंपोनेंट बताइए कितना आएगा इसका? 3 आएगा। y कंपोनेंट बताओ इसका, 1 आएगा यार। और z कंपोनेंट बताओ, z कंपोनेंट कितना आएगा? -1। अच्छा, कोई ये कहते कि p दे दिया, q दे दिया, p माइनस q का x कंपोनेंट बताओ कितना आएगा? 1। y कंपोनेंट बताओ प्लस का 5, और z कंपोनेंट बताओ -7। कर लोगे आप इस तरीके से, कंपोनेंट्स निकाल लोगे यार। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अब सुनो अगली टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं अभी। सुनो, देखो मान लो कि एक वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू है सपोज कुछ 10 है। एक वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 10, और इनके बीच एंगल है 60 डिग्री। ठीक है ना? मैंने मान लो आपको ये क्या की रिजल्टेंट बताओ, फाइंड रिजल्टेंट। सुनो ध्यान से, इसमें बच्चा बोलता है कि सर आपने जो यहां तक सिखाया है क्या उसके आधार पे निकाल लूं या मैं अपना कोई और तरीका लगाऊं? इसमें ये दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, एक दूसरा तरीका भी है, अभी मैं सिखाऊंगा वो दूसरा तरीका। लेकिन अभी तक जो मैंने सिखाया है उससे भी हो जाएगा ये तो सोल्व। जो मैंने कल सिखाया था उससे हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है यार। ये हॉरिजॉन्टल है, ये 60 डिग्री एंगल पे है, कुछ नहीं करना। देखो आपको पहले तो ये क्या बना दिया आपने, ये क्या बना दिया बताइए? एक्स एक्सिस। ये क्या बना दिया? वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसी कंपोनेंट ले लो। एक है ये टेढ़ा है, ये तो ओरिजिनल है पहले से ही, ये तो टेढ़ा है यार। कंपोनेंट ले लो, इसके कितने आएंगे? 1 और 60 कितना होता है? 5 बनेगा। और ये कितना बनेगा? 5। इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15 होगा इस तरफ। और ये कितना है? 5√3। ठीक है,
अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप, इसका मैग्नीट्यूड भी, अब इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी रिजल्टेंट निकालना है आपको, इसका भी एक बनाना है। कितने हैं? 2 हैं अभी तो। एक तो इसका आंसर लिखोगे क्या, 15 आई कैप प्लस, यही तो कोई आंसर। तो मैं बोल दूंगी भाई आई कैप जे कैप की फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, आई कैप जे कैप की फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही वैल्यू बता दो मैग्नीट्यूड बस उसका, ठीक है ना। अब उसका तरीका भी सिखाऊंगा मैं आपको, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालने हैं, ठीक है ना। एनीवे अभी मैं आपको जो सीन मेथड नंबर 2 उसको समझो आप, ठीक है ना। ये तो मैंने ये कहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर कल वाले मेथड से सीखोगे करोगे तो ये वाला आंसर आएगा अभी, ठीक है ना। हाँ तो मैंने कहाँ किया ओरिजिनल कंपोनेंट, ये जो बी था, बी की वैल्यू 10 थी, इस 10 का कंपोनेंट मैंने कहाँ किया ये बता दो आप मुझे। 10 के कंपोनेंट किए मैंने, तो फिर अभी मैंने 10 के बी के कंपोनेंट लिए हो तो बताओ, ठीक है। आपके माइंड में हल्का सा भी डाउट आए तो पूछ लेना भाई रे, ठीक है ना, फिजिक्स है, ठीक है। हम तो हमारे टीचरों से नहीं पूछ पाते थे, खड़ूस थे, ठीक है, हम खड़ूस नहीं है, पूछ लेना। थोड़ी बहुत बेइज्जती करेंगे बस, ज़्यादा नहीं, कभी कभार हो जाता है थोड़ा सा। जिन टीचरों से पढ़े उनकी तो चीज़ आएगी ना थोड़ी बहुत माइंड में, वो तो हमेशा बहुत ज़्यादा करते थे, फिर हल्का फुल्का इफेक्ट हमारे अंदर आया हुआ है। अब सुनो, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, देखो आप एक रूल, अब एक नया कंसेप्ट सुनो आप, एक नया कंसेप्ट, ये हैश लग गया ना, तो नया कंसेप्ट या एक नई बात बता रहा हूँ, इसके ऊपर बेस्ड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। हैश का मतलब ये है, ठीक है। सुनो आप, मान लो कि एक वेक्टर ए है इस तरफ, ये बी है और इनके बीच एंगल है थीटा, इनका रिजल्टेंट निकालना है 2 का। तो एक तरीका और है, और ये तरीका सिर्फ 2 के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन में 2 वेक्टर देगा और उनके बीच का एंगल देगा। अगर 2 वेक्टर दिए हुए हों और उनके बीच का एंगल दिया हुआ हो तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पूरे का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है इसका रिजल्टेंट निकालने का। ये फॉर्मूला याद कर लो यार, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 2 वेक्टर्स हैं ए और बी और उनके बीच एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है। एक बार इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवा दूं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो मैंने ये बोला कि एक वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू 10 और ये बी है, इसकी वैल्यू 10 है। एंगल इस फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाओ एक बार, इस फॉर्मूले से सोल्व कर दिया आप एक बार, बोलेगा नहीं कोई भी आंसर। इस फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाओ, आंसर क्या आएगा। सुन लो यार, इसको करोगे, सुनो आप फॉर्मूला लगा दो यार। आप क्या आंसर आ रहा है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कोस, इनके बीच एंगल थीटा, इनके बीच एंगल है। इसको सोल्व करोगे ये बनेगा 100 प्लस ये भी 100 ही आएगा यार, पूरे का रूट 300 बन गया। और रूट 300 का मतलब कितना हुआ बताइए, आंसर आएगा इसका 10√3। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जरा। ये आपने नोट कर लिया हुआ आई थिंक है ना। एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। ये 20 है, ये 20 है, इनके बीच एंगल 60 डिग्री है। बताइए रिजल्टेंट बताओ आप। इस फॉर्मूला लगाओ ना यार, ये फॉर्मूला लगाओ आप।
ये ए की वैल्यू 20 थी, बी की वैल्यू 20 और एंगल है 60 डिग्री। रिजल्टेंट बताना था इसका। सुनो आप, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड मतलब 2 डंडे लगा दो, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू कोस 60 इंटू कोस 60। जब आप इसको सोल्व करोगे आप, कोस 60 1/2 होता है, और जब आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा बताइए? 20√3। अगर आप यहाँ पे ये 30 ले लो आप, ठीक है, और ये 30 ले लो, और एंगल 60 डिग्री, ये यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है, इस वेक्टर की वैल्यू 30, इसका तो रिजल्टेंट पता है कितना आता है इस केस में? 30√3 आता है। अब ध्यान से सुनो आप, एक रिजल्ट याद कर लो आप। रिजल्ट क्या है सुनो आप, कि देखिए आप, ये 10 और 10 थे, बराबर थे दोनों, और एंगल था 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे निकला बताइए? किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10√3 आ गया। अब सुनो, जैसे इसके अंदर था, ये 20 थे, दोनों बराबर थे, और एंगल 60 डिग्री था, तो रिजल्टेंट कितना आया? 20√3 आया। और ये रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, ऐसे बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब इस तरफ। मतलब इस रिजल्टेंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया जाए, इस बॉक्स पे ये 2 फोर्स लगे, तो ये दोनों लगा दो, जो ये अकेला लगा दो 20√3 का, और ठीक बीच में लगा दो, मोशन एक जैसी होगी ब्लॉक की, ब्लॉक पे इफेक्ट एक जैसा आएगा। यहाँ पर ये 30 और एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना बना? 30√3। अगर ये दोनों 40 होते और एंगल 60 डिग्री होता, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 40√3। एक तो ये रिजल्ट याद कर लो आप, कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब इसको याद रखने का तरीका ऐसा किया जा सकता है, आप इसको याद रखने के लिए ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे एक वेक्टर ए है और दूसरा भी ए है, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा a√3, या फिर √3a लिख दो आप, यह जाएगा √3a, ठीक है ना? √3a बोल दो, चाहे a√3 बोल दो, यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये रिजल्ट याद कर लो आप, कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ए और ए है और उनके बीच एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट √3a के बराबर हो जाता है, या फिर a√3, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आगे बात समझ में आपको? ये बार बार यूज होने वाला है, ये फिजिक्स में ऐसी चीज है जो कि बार बार यूज होगी अभी, ठीक है जी? अब आ जाओ अगले मुद्दे पे। मान लो ये क्वेश्चन करके दिखाना जरा, ये 10 है और ये 10 है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, एंगल इज 90 डिग्री है, फाइंड रिजल्टेंट। करिए आप, सॉल्व करो इसको प्रॉपरली। सुनो आप, यहां क्या करोगे? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कोस 90 डिग्री। सोल्व करो, कितना बनेगा ये 10√2 बनता है। सोल्व करोगे तो 10√2 बनेगा, ठीक है ना? एक और करके दिखाओ आप, ये 20 है और ये 20 है, और एंगल है 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट वही a² + b² + 2ab cos का पूरे का रूट। ये वाला फॉर्मूला लगता कब है? a² + b² + 2ab cos पूरे का रूट। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताओ और उनके बीच का एंगल पता हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए लगता है। समझ आ रही है बात आपको? ये फॉर्मूला चाहिए दोनों बराबर ना होते तो भी लग जाता है ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है, a² + b² + 2ab cos पूरे का रूट। ये फॉर्मूला तो टिप्स पे होता है, ये फॉर्मूला तो बताना क्लास में, नीट की क्लास के अंदर, ठीक है ना? IIT क्लास में एक्सप्लेन करना इसको, और बच्चों को मतलब जो है सुनना, यार बेवकूफ़ी बेइज्जती वाली बात है। कोई कहेगा ही नहीं कि ड्रॉपर पे चल रहा है अगर इस फॉर्मूले पे जोर लग रहा है तो, क्योंकि ये इतना मतलब ऐसे गिरा हुआ फॉर्मूला है। लेकिन मेरी मजबूरी है बताना, इसके अंदर जो है ना, इसका जो आंसर आएगा, हाँ ये आप भी समझते हो, 20√2। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे 20√2 हो जाएगा, रिजल्टेंट आएगा 20√2, ठीक है? मान लो यार, पता क्या, अगर ये 30 होते, मान लो सपोज मैं ये कहूँ ये 30 है, ये 30 है और एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए? 30√2। अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी याद क्या करना है? सुन लो आप, आपको याद ये करना है कि अगर एक वेक्टर ए है, मतलब मान लो, और ये वाला भी वेक्टर ए है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट हो जाता है a√2 या फिर √2a, ठीक है ना?
याद कर लो इस बात को, ये बात याद करनी है आपको। अब सुनो जी, आगे बढ़ते हैं। मान लो यहां पे एक वेक्टर, यहां पे है वेक्टर 10 और ये वाला वेक्टर 10 और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। रिजल्टेंट बताओ। सुनो आप ध्यान से, प्रॉपर सॉल्व करो। और एक और बात, इसमें cos 120 यूज होने वाला है। cos 120 भी डिग्री की वैल्यू याद कर लो, -1/2 होती है cos 120 डिग्री। आप अजय पता क्या, एक दो बच्चों ने क्या बोला कि सर जो आपने तरीका बताया ना वैल्यू निकालने का, sin 120 cos 120 की, वो सर मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। ठीक है ना, मतलब ये बात एक आध मतलब हर साल एक दो बच्चा बोलता ही है, कईयों को बहुत अच्छा लगता है और कईयों को कुछ ठीक सा नहीं लगता। सर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उस ग्राफ ग्रुप से। हो सकता है कि आप में ऐसी दिक्कत हो एक आधे बच्चे को, तो उसका सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको, अगर ऐसा लग रहा है तो आप एक काम करो, फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी बस 0 से 180 तक की। कहाँ से कहाँ तक जरूरत पड़ेगी? 180 से 360 यूज नहीं पड़ती, रेयर कोई आ गया तो आ गया, नहीं आएगा यार। 0 से 180, तो 0 से 180 तक वो वाली वैल्यू याद कर लो आप एक तो याद कर लो क्या, देखो sin 30 तो आपको पता ही है यार, sin 30 60 90 तो पता ही है, ठीक है ना, 30 45 60 90 ये सब पता है, sin 0 0 होता है। एक तो sin 120 याद कर लो, एक याद कर लो sin 150 और एक याद कर लो sin 180, और यही तीनों cos के भी याद कर लो। वो ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। अब cos की भी क्या याद कर लोगे आप, cos 120 cos 150 और cos 180। ये 6 वैल्यूज, वो तो जो 10 तक आती थी वो तो याद है ही, बस 10 तक जो आती थी cos 30 0 वो तो पता ही है आपको, बस ये 6 और याद कर लो, काम चल जाएगा आपका 99% केसेस के अंदर। वो ग्राफ भी बार बार बना के देखने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है ना। देखो sin 120 होता है क्या, √3/2, ये कितना होता है बोलो, 1/2, ये कितना होता है 0। cos 120 होता है -1/2, ये होता है माइनस का, और ये कितना होता है -1। अब एक काम करो, बस ये वाली वैल्यूज, ये 6 वैल्यू याद कर लो जिनसे वो ग्राफ भी याद नहीं हो रहा। सर मुझे इनको याद करना भी अजीब सा ही लग रहा है, फिर आपको कोई इलाज नहीं है, फिर कोई इलाज नहीं है, फिर पढ़ाई छोड़ दो, एक ही इलाज है फिर तो, ठीक है ना। ये 6 वैल्यूज याद नहीं हो रही हैं तो ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंट यूज है यार इनका, आपसे बार बार ग्राफ से नहीं निकल रही तो याद कर लो यार, ठीक है ना, ग्राफ से भी जल्दी कर दोगे क्योंकि यूज यही होनी है। अच्छा अब सुनो, यहां पे रिजल्टेंट निकालना है इसको, ठीक है ना। ये 10 एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बताइए, यहां करके दिखा रहा हूं। यहां रिजल्टेंट पता है सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये देखो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस का 2 × 10 × 10 × cos 120, ठीक है ना। सोल्व करो इसको, सोल्व करके पता कितना आता है, 10 ही आता है यार, ये 10 ही आएगा, 10 है और एंगल 120 डिग्री तो 10 ही आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, एक क्वेश्चन और करके दिखाना जरा। मान लो कि ये 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है और एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट 20 आ जाएगा यार, ठीक है ना। सपोज ये 100 है, ठीक है, और ये भी 100 है सपोज, और एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए, रिजल्टेंट 100 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट क्या याद करना है, सुनो आप, अगर एक वेक्टर ए है इस तरफ और एक वेक्टर ए है इस तरफ ये, और एंगल इनके बीच का 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आती है, इसमें ए के बराबर आती है रिजल्टेंट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए। ये आपको जो रिजल्ट है ये याद करना आपको, ठीक है जी, ये रिजल्ट याद कर लो यार। कोई शक हो तो बताओ इस बात में। कुछ एक कैसे करके दिखाना आप मुझे।
आपको ड्रॉ मत करना, रहने देना आप ड्रॉ करने को। टेन टेन है, ये 20-20 है, 30-30 है, ये 40-40 है, ये 50-50 है, ये 60-60 है। बताइए इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 10√3। और कितना आएगा ये? बीचों बीच आएगा। रेड कलर से बना देता हूँ रिजल्टेंट, ठीक है ना। रिजल्टेंट इस तरफ आएगा बीचों में, बीच में ये एंगल बराबर होंगे। कितना आंसर आएगा? 10√3 आएगा। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? इस तरफ आएगा बीच में 20√2 आएगा। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो? 30 आएगा, बीचों बीच आएगा। इनका रिजल्टेंट बताइए आप? 50 आएगा बीचों बीच। और इनका रिजल्टेंट बोलो? 60√2 आएगा, बीचों बीच आएगा। समझ गए होंगे बात को आप? निकालोगे रिजल्टेंट इस तरीके से। सर ये अलग अलग हुए तो 10 और 10, ये 10 है और ये 20 हुआ, तो डायरेक्ट नहीं बता सकते आप, मैं भी नहीं बता सकता। फिर फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, a² + b² + 2ab, बिकॉज उसमें फिर टाइम लगेगा 15-20 सेकंडों का। फिर डायरेक्ट बताने का कोई ट्रिक नहीं है। फिर आगे बात समझ में आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सुनो, ये एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, ठीक है। सुन, अब हैश का मतलब समझते हो आप? देखिए पेपर में मान लो ये कह दे कि 2 वेक्टर्स दे दे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। एक वेक्टर ये दे दिया, एक वेक्टर ये दे दिया। ये तो दे दिया 10 और ये दे दिया 20। ये दे दिया a और ये b है, ये 20। और इनके बीच एंगल कितना दे दिया अभी? 90 डिग्री। अभी मैं 90 डिग्री के लिए समझा रहा हूँ केसेस को। एंगल दे दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में, क्या वो बीचों बीच आएगा? वो रिजल्टेंट बीचों बीच नहीं आएगा। ये ब्लॉक ठीक बीचों बीच आने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बॉक्स अगर रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे गेंद रखी हुई है, ठीक है। ये गेंद रखी हुई यहाँ पे, ये गेंद यहाँ पे रखी हुई है। ये गेंद ये ऊपर जाएगी कि इधर जाएगी कि बीच में कहीं जाएगी? बीच में कहीं। क्या ये ठीक बीच में जाएगी? ये ठीक बीच में नहीं जाएगी। इसका तो झुकाव होगा ना थोड़ा सा, बिल्कुल। ये जो है ना थोड़ा सा एक तो होते बीचों बीच आना, तो इस तरफ बीचों बीच, तो इस तरफ गई। झुकाव इसका इस तरफ होगा, कहीं इस रास्ते से जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? अगर मैं इस 20 की जगह 50 कर दूं, ये तो 10 ही है और ये कितना कर दिया? 50, तो थोड़ा और इधर जाएगी। फिर ये समझ रहे हो बात को? इसको 10 है तो ये 100 कर दिया, ऐसे जाएगी इधर। समझ रहे हो बात को? ये 10 है, ये 500 कर दिया, ऐसे जाएगी इधर। उधर तो कुछ लग ही नहीं रहा फोर्स, मेन तो इधर ही लग रहा है। ये 10 है, ये 1000 कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? ये 10 है, ये 10,000 कर दिया, ऐसे जाएगी। यार एक बात बताओ, ये वाला एंगल जो है कम होता जा रहा है ना, ये है ना। ये 10 है, ये 1,00,000 कर दिया, इधर ही जाएगी यार फिर तो लगभग। फिर भी ये 0.001 डिग्री एंगल होएगा यहाँ पे। हल्का सा कितना एंगल बना रहेगा? हल्का सा एंगल तो बनेगा। बिल्कुल इधर ऐसे नहीं हो सकती स्ट्रेट, बिल्कुल ओरिजेंटल तो हो ही नहीं सकती। अब बिल्कुल ओरिजेंटल ये नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ लग रहा है यार। ऊपर कुछ हल्का सा तो लग ही रहा है, उसका इंपैक्ट तो आएगा। तो आपको दिखे ना, भले ही दिखेगा तो बिल्कुल ओरिजेंटल, लेकिन रियलिटी में बिल्कुल ओरिजेंटल होगा नहीं। चाहे बिल्कुल हल्का सा एंगल आए, इतना 0.0000001 डिग्री का, 0.0000000000001 डिग्री, चाहे इतना एंगल हो, लेकिन इतना एंगल होगा जरूर। उसको 10 कर दो, चाहे इसको 10 लाख कर लो। आप बात को समझ गए आप? और अगर आप जो है सुन, अब अगर आप इसके अंदर ऐसा करते हो, मैंने अब बता रहा हूं अभी, ये 10, ये 20, अच्छा ये 10 और ये 10 होता तो क्या होता था? ये बिल्कुल बीचों बीच होता। फिर ये 10 है, ये 20 है, तो थोड़ा इधर झुका हो गया, ये वाला एंगल 45 से कम हो गया। ये 10 है, ये 30 है, और हो गया।
ये 10 है, ये 100 है, ये और हो गया। ये वाला एंगल बताइए छोटा होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? अरे मानते कि नहीं मानते? रिजल्टेंट का जो एंगल है यहाँ पे वो उस वेक्टर के साथ छोटा बनेगा। जैसे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, सुनो आप, पेपर में क्वेश्चन ये आता है भाई कि एक वेक्टर ये ए है, ये बी है, या फिर ये दोनों चलो परपेंडिकुलर बना लो, ठीक है। यहां पे मान लो ये क्या देगा, ये एक वेक्टर ए है और ये बी है, ये रिजल्टेंट है, क्या ये वाला एंगल है θ1, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे θ2 एंगल है। अब बताओ θ1 बढ़ा के θ2 बढ़ा, बताओ θ1 बढ़ा के θ2 बढ़ा, ए और बी की वैल्यू तो दी नहीं हुई यहाँ पे, डिपेंड करेगा किस पे, ए और बी पे डिपेंड करेगा। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, क्या हुआ, ए ग्रेटर देन बी, तो बताइए क्या होगा इसमें, θ1 छोटा हो जाएगा θ2 से। अगर a इक्वल टू बी हुआ, θ1 बताइए इक्वल हो जाएगा θ2 के, और a अगर लेस देन बी हुआ तो बताइए क्या हो जाएगा इसका मतलब, θ1 बड़ा हो जाएगा θ2 से। ये तीनों बातें समझ आ रही है आपको? ये क्या लिखा हुआ है, ये कितनों को समझ में आएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? ठीक है, नोट कर लो इसको। कॉन्सेप्ट एक, करें जाके, सुन लो नेक्स्ट कंसेप्ट। पेपर में पता क्या कहेगा कि एक वेक्टर ए है, वो चीज मतलब हमेशा वैलिड, देखो ये ए और बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है जी। रिजल्टेंट को मैं रेड कलर से बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए। ये रिजल्टेंट है, ये कौन सा कलर ले लिया यार, ये क्या ले लिया आपने, रिजल्टेंट, ठीक है जी। अगर मैं ये कहूं कि इस रिजल्टेंट और बी के बीच का जो एंगल है इसको छोटा करना है एंगल को, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा बताओ, बी को बढ़ा दो। इनके बीच का एंगल छोटा पता है एक तरीका और है, मतलब जो है ये कम करने का, इसको कम कर दो, इसको घटा दो, ये इस तरफ अपने आप झुकाव बन जाएगा इसका, समझ रहे हो बात को। इसको और छोटा करते जाओगे तो ये इधर झुकता चला जाएगा, या इसको बड़ा करते जाओ ये इधर झुकता चला जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? पेपर में ना ए की वैल्यू दे देगा, बी की वैल्यू दे देगा, ये एंगल 90 डिग्री दे दिया दोनों के बीच का, और ये कह देगा जो ये वाला एंगल है थीटा, थीटा की वैल्यू भी बता दो, टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताओ, पेपर में कहेगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताओ। मतलब यार सुनो, ये थीटा अगर ए और बी तो गिवन है, गिवन क्या बताइए यहाँ पे, ए कोमा बी, ये दोनों गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड थीटा, फाइंड ये θ1 है, मतलब मान लो फाइंड θ1, और ये कह देगा कि ये θ2 भी बताओ, θ1 θ2 बताओ। सुनो आप, θ1 अगर निकालना है तो डायरेक्ट θ1 कभी नहीं निकलता, पहले टेंजेंट θ1 निकलता है। θ1 डायरेक्ट कभी नहीं निकलता, पहले क्या निकलता है, टेंजेंट θ1, फिर θ1 निकलेगा, ये रूल है, ठीक है ना, ये खास बात है। पहले क्या निकलेगा, टेंजेंट θ1। कैसे निकलेगा टेंजेंट θ1 बताइए, ये टेंजेंट θ1 निकालना है ना, तो θ1 इसके साथ अटैच है ना बी के साथ, तो बी को नीचे लिख दो आप और ए को लिख दो ऊपर, टेंजेंट θ1 की वैल्यू ए बाई बी हो जाएगी। तो यहाँ से बताइए θ1 की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स ए बाई बी, ये आएगा आपके पास tan इनवर्स ए बाई बी, आंसर आ गया। आपको सर ये कैसा आंसर है, थीटा तो ऐसा आता है कि भाई 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा आता है, ये तो tan इनवर्स ए बाई बी को क्या मतलब हुआ, ऐसे ही है यार, ये ऐसे ही आता है। ये सोल्व हो जाए तो ठीक है, कई बार ये सोल्व नहीं हो पाता तो इसी फॉर्मेट में छोड़ना पड़ेगा। और एक और बात, tan जब इधर आता है तो इनवर्स हो गया आता है, मैथ्स की बात है ये वाली, टेंजेंट जब इधर आता है तो क्या हो गया आता है, ये इनवर्स हो गया आता है, बस ये वाला आंसर है इसका। अब θ2 बताओ, कोई ये कहते कि θ2 की वैल्यू बताओ, तो कैसे लिखोगे बताइए, θ2 की वैल्यू सुनो, आप लिखोगे देखो
सुन अब थीटा 2 की वैल्यू बतानी है आपको, तो पहले टेंजेंट थीटा 2 निकलेगा। ऐसा फिजिक्स में कई जगह होता है, फिजिक्स में यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। थीटा तब निकलता है, पहले क्या निकलता है बोलो, टेंजेंट थीटा, फिर उसके बाद ही थीटा निकलता है। बहुत सारी जगह मतलब टेंजेंट थीटा, मतलब कई जैसे कि थर्मोडायनामिक्स के ग्राफ्स हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन के ग्राफ्स हैं, ठीक है। स्लोप टेंजेंट थीटा स्लोप को डिनोट करता है, तो पहले स्लोप निकलेगा, स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और फिर वहां से थीटा निकल के आता है, ठीक है ना। तो अब सुनो, आप टेंजेंट थीटा 2 निकालना है, टेंजेंट थीटा 2, तो कैसे निकालोगे बताइए। ए तो नीचे आ जाएगा और बी कहाँ आएगा, ए ऊपर आएगा। ये तरीका है, जिसके साथ एंगल अटैच है वो नीचे आता है, और जो दूसरे वाले वेक्टर ये ऊपर आता है। तो ये बताइए आप यहां से थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, tan इनवर्स b बाय ए, ये निकल के आएगा आपके पास tan इनवर्स b बाय ए। ये आएगा आपके पास, ये नोट कर लो यार, नोट कर लिया होगा आपने। इसके अंदर सुनो अगला डिस्कशन, पेपर में मान लो ये कह दिया कि यार जैसे मान लो ये वाली वैल्यू दे दी, एक तो इधर दे दिया, ये तो दे दिया 20√3, और ये कितना दे दिया 20। ये तो वेक्टर ए है और ये क्या वेक्टर बी है। एक तो वेक्टर ए दे दिया, बी दे दिया, दोनों क्या दे दिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के। ये जो रूल बता रहा हूं ना मैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी करके, ये रूल तभी वैलिड है जब जो ए और बी गिवन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। सुन अब ये भी बताया था ना, ये दोनों, ये कब वैलिड है बताइए, वैलिड ओनली व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो अभी तो मैं परपेंडिकुलर वाले ही केस कराऊंगा पहले तो, जब दो ही हों और एक दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तभी रिजल्टेंट का एक के साथ एंगल निकलेगा। यार बहुत मतलब स्पेशल केस हो गया ना, दो ही होने चाहिए पहली बात तो, और ये दो वेक्टर दे दे, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे दे, और ये पूछ ले कि रिजल्टेंट का किसी एक के साथ कितना एंगल बनेगा, तो ये तरीका वैलिड है। कंडीशन लगी तो दो, क्या कंडीशन लगी, दो ही होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और क्या पूछे उनका जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का किसी एक के साथ एंगल बताओ, तो इससे निकलेगा वो रिजल्टेंट, इससे निकलेगा वो। आगे बात समझ में यहाँ तक, आगे बढ़ते सुन। अब ये देखो 20√3 20 दे दिया, दोनों दो ही दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं दो, तीन तो नहीं दे रखे, सर तीन दे रखे हैं तो उसका बताओ, अरे करेंगे ना वो भी, पहले दो वाला तो समझ लो, दो दे रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, दोनों क्या दे रखे हैं, सर परपेंडिकुलर ना दे रखे हो तो, अरे वो भी करेंगे ना, पहले तो समझ लो ना यार। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर दे रखे हैं, रिजल्टेंट बताना है किसी एक के साथ, ऐसा मन में डाउट आता है इसलिए बोल रहा हूं मैं, और फिर पहले ये क्लियर होनी बात है, फिर वो कहां से क्लियर हो जाएगा। सुना, अब रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट को रेड कलर से बनाते हैं, ठीक है। लो भाई ये रिजल्टेंट हो गया। अच्छा मैं ये कह दूं कि रिजल्टेंट का एंगल बताओ किसी वेक्टर के साथ, किसके साथ, पहले तो ये क्लियर कर लो आप। मान लो मैं कह दूंगी इसके साथ बताओ θ1, ठीक है ना, θ1 निकल जाएगा ना यहाँ से, क्या लिखोगे बोलो। अच्छा ये वाला एंगल कितना है मान लो, अच्छा θ1 निकल जाएगा तो θ2 निकालने का एक और तरीका है, 90 में से θ1 घटा दो, 90 माइनस θ1 कर दो, उससे भी निकल जाएगा, और वो जो अपना जो है तरीका उससे भी निकल जाएगा, आंसर सेम ही आना है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो फिजिक्स की खास बात तो यही है, अलग अलग मेथड से भी निकाल लोगे तो फिर अलग अलग मेथड से निकाल लोगे तो सेम ही आना। आ रही है बात समझ में आपको इसके अंदर। अच्छा ये वाली बात मैं कोई भूल नहीं सकता हूँ, हुआ ये था कि क्योंकि एक मतलब क्लास की बात है, सर ने बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, मैंने आंसर बता दिया। फिर बोले कि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, मैंने आंसर अलग बता दिया, थप्पड़ घुमा दिया इतनी देर में। तो नॉर्मल रिएक्शन, फिर क्लास में उन्होंने बोला कि किसी के भी रिस्पेक्ट में हो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो लगेगा, किसी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो, चाहे एलिवेटर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे कोई एक्सेलरेट कर रहा हो उसके रिस्पेक्ट में हो, फोर्स की जो वैल्यू कभी नहीं बदलती, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मैटर नहीं करता। वो वाली बात आज भी कान में गूंज रही है, आज भी मैं क्लास में बोलता हूँ तो 10 बार चिल्ला के बोलता हूँ, क्योंकि कान में गूंज रही होती है वो वाली बात, तो बोलनी पड़ती है यहाँ पे। इसके अंदर सुनो, यहाँ पर
ये एंगल θ1 ये θ2 है जैसे, तो फिजिक्स में ना आंसर अगर आएगा तो किसी भी मेथड से सोल्व कर लो, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। एक्सेप्शनल केस है दुनिया भर की केमिस्ट्री में, तो इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। किसी के भी रिस्पेक्ट में आंसर किसी मेथड से सोल्व करो, मेथड नंबर 1 2 3 कोई भी मेथड हो, आंसर तो सेम ही आएगा। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे θ1 की वैल्यू बताइए कितनी लिखोगे आप, यहाँ पे θ1 लिखना है, टेंजेंट θ1 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, 20√3 बाय 20 आंसर कितना आया √3, तो θ1 कितना गया यहाँ से 60 डिग्री आ गया θ1। अच्छा θ2 बताइए कितना आएगा यहाँ पे। एक तरीका तो ये है कि भाई 90 - 60 कर तो 30 आ जाएगा, या फिर एक तरीका क्या है बताइए, पहले टेंजेंट θ2 निकालो, टेंजेंट θ2 कितना आएगा 20 बाय 20√3 मतलब 1 बाय, तो θ2 कितना गया यहाँ से 30 डिग्री। अच्छा मैं ये अभी तो पता है मैं tan θ2 अगर 1/√3 तो θ2 30 डिग्री होता है, मैं ये बात याद है, हमें तो पहले से ही पता है इस बात का कि जब 30 डिग्री हो तो 1/√3 45 हो तो 1, और टेंजेंट 30 1/√3 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है, टेंजेंट 60√3 होता है। ये बात तो बिल्कुल हमें पता ही है, इसलिए लिख दिया। बाय द वे ना पता होती यहाँ पे टेंजेंट θ2 की वैल्यू यहाँ पे कुछ और बन रहा होता, 3 बन रहा होता ये, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर, तो फिर मान लो फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे आप, वैल्यू ना पता होती तो θ2 = tan इनवर्स 1/√3 ऐसा लिख सकते थे इसको। आगे बात समझ में अब आपको कोई डाउट है किसी के मन में, कुछ पूछना है किसी को, कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस। मान लो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक वेक्टर दे दिया सपोज 6, एक दे दिया 8, ठीक है, एंगल दे दिया 90 डिग्री, और ये कह दिया कि भाई ये दोनों बताइए एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए कि नहीं दिए, क्या दिए दोनों एक दूसरे के, और 2 ही दिए कि नहीं दिए, कंडीशन लगी ना, कंडीशन क्या क्या थी, कितने होने चाहिए 2, और परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, और क्या पूछा जाना चाहिए बताइए, उनके रिजल्टेंट का, उनके रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ एंगल पूछा जाना चाहिए। ऐसा हो तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं, बस उसकी टेक्निक है ये, और कहीं हर जगह लगा के छोड़ देते हैं इस टेक्निक को। कंडीशन है यार इस टेक्निक के पीछे, ठीक है ना, हर टेक्निक की कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन है। अब सुनो, ये रिजल्टेंट है, ये वाला एंगल कितना बताइए θ1, मान लो ये θ1 पूछ रहा है, तो θ1 की वैल्यू बताइए कितनी लिखोगे इसमें, टेंजेंट θ1। अच्छा ये वाला एंगल मान लो कितना θ2 है मान लो, तो निकाल लोगे ना यार आप, यहाँ पे इसके अंदर बताइए क्या करोगे, टेंजेंट θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताओ, 6/3 तो θ1, अब देखो पता नहीं, अब टेंजेंट θ1 अगर 3/4 हो तो θ1 कितना होगा, ये बात मुझे भी नहीं पता, नहीं मुझे तो पता है यार, कितना होगा बताओ, बताया था यार, नहीं बताया मैंने, क्लास में बताया हुआ है, बताया था ना, क्या होता है 37 होती है। बाय द वे पता है तो हमें, मान लो ना पता हो तो क्या लिखोगे बताइए, tan इनवर्स 3/4 लिखोगे, और वैसे कितना होता है बताइए 37 डिग्री होता है, ठीक है जी। अच्छा अब सुन लो अगली बात, टेंजेंट θ2 की वैल्यू, टेंजेंट θ2 की वैल्यू चाहे तो 90 में से 37 घटा दो आंसर आ जाएगा, या फिर एक तरीका क्या बताइए 8/6 मतलब 4 तो θ2 की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे, tan इनवर्स 4/3 लिख दो, या फिर 53 डिग्री लिख दो, एक ही मतलब है। यस, कोई शक किसी को इस बात में, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आ जाओ जी अगले डिस्कशन। मान लो अब पेपर में ये आ गया कि जैसे अभी उसमें तो कंडीशन लगा रखी थी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, बार बार बोल रहा था मैं, अभी तो परपेंडिकुलर नहीं है। अब एक केस है, सपोज उसमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, एक वेक्टर तो ये वाला है, एक वेक्टर ये वाला है, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे ये a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू है 6, और ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री, b की वैल्यू कितनी दे दी आपको 6, और a की वैल्यू कितनी दे दी 4, और ये कह दिया क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड b, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी, रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच एंगल बताओ भाई, पेपर में क्या दिया, सुनो कैसे करोगे इसको।
यार ये तो एंगल 90 डिग्री तो नहीं है इसमें, नहीं ना 90। यार केस उससे अलग है कि नहीं है बताइए, फर्क है ना। क्या करें, इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना लो। दो वेक्टर्स दे रखे हो तो दो वेक्टर्स और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो, उनके बीच एंगल कुछ और हो, तो उनको परपेंडिकुलर बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो बी तो हॉरिजॉन्टल एज इट इज रखो, बी इक्वल टू 6। इस ए के दो कंपोनेंट ले लो, ए को 60 और ए ब्लू कलर से, ठीक है ना, वेक्टर के कंपोनेंट ब्लू कलर से ले लो। इधर कितना आएगा, ये ए को 60 2 बनेगा, ऊपर क्या बनेगा ए साइन 60, ए साइन 60 बोले तो 2√3 आएगा यहाँ पे। अब बताओ ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड कर दो, कितना आएगा 8। अब बताइए ऊपर की तरफ कितना आएगा। अब बताओ, अब ये जो दोनों दिए हुए हैं और एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, यहां पर ये दो दिए हुए हैं और एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे। इस केस में और इस केस में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों मिलके जो काम करेंगे, ये दोनों मिलके वही काम करेंगे। ये ब्लॉक के अंदर जितना एक्सेलरेशन ला सकते हैं, ये भी उतना ही एक्सेलरेशन लेके आएंगे। ये ब्लॉक को जिस डायरेक्शन में चलाएंगे, ये भी उसी डायरेक्शन में चलाएंगे। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने बस थोड़ा सा मतलब अलाइनमेंट चेंज कर दी, लिखने का तरीका चेंज कर दिया बस इसको, ठीक है ना। अब सुन लो, अब क्वेश्चन वही बन गया। अब इतना काम बढ़ गया था बस हमारा, अब क्वेश्चन वही बन गया। अब एक काम करो, अब एंगल निकाल दो रिजल्टेंट और 8 के बीच का। अब रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट और 8 के बीच का ये वाला एंगल जो है ना, ये निकाल दो आप, आंसर आ जाएगा। सर लेकिन आप रिजल्टेंट और 8 के बीच का क्यों निकाल रहे हो, पूछा तो रिजल्टेंट और 6 के बीच का था, पूछा तो रिजल्टेंट और 6 के बीच का था, और आप निकाल रहे हो रिजल्टेंट और 8 के बीच का। होगी ना गड़बड़, गड़बड़ होगी। क्या इलाज है बताओ, मैं बताऊं इलाज। देखो मैं ऐसे जो फुद्दू से क्वेश्चन पुट करता हूं ना, ये है ना आपके माइंड में डाउट, मुझे तो पता है ना इसमें क्या गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई यार। ये 6 और 8 तो एक ही डायरेक्शन में है ना, 6 और 8 तो फिर आपको बोलना चाहिए ना कि सर इसमें गड़बड़ क्या बात है, गड़बड़ वाली तो कोई बात ही नहीं है। 6 के साथ एंगल निकालो, 8 के साथ निकालो आपने, 8 अलग डायरेक्शन में और 6 अलग डायरेक्शन में, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है ना। आप क्यों कंफ्यूज हो गए, आपको बोलना चाहिए कि सर गड़बड़, कुछ गड़बड़ नहीं है, आंसर वही आया आंसर तो, मुझे तो यही लग रहा है। आपको अपना वे तो रखना चाहिए ना, ये या मैं जिस वे से सोचूंगा आपको उसी वे से सोचना है। भाई मैंने कैसे गड़बड़ होगी तो लगा सर ने गड़बड़ होगी तो वही गई होगी। देखो इसके अंदर जो है ना यार, रिजल्टेंट का जो 6 ओरिजेंटल के साथ एंगल सोच लो आप, ये भी ओरिजेंटल है, 6 भी और 8 भी ओरिजेंटल है, तो ये बोल दो कि इस रिजल्टेंट का ओरिजेंटल के साथ एंगल बताओ, या ये बोल दो कि रिजल्टेंट का 6 के साथ एंगल बताओ, या फिर ये बोल दो रिजल्टेंट का 8 के साथ एंगल बताओ। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए आप, टेंजेंट थीटा। यहाँ पे इसके अंदर जो है ना रिजल्टेंट का बताइए क्या लिखोगे, टेंजेंट। कैसे कैसे कलर आ रहे हैं यार, सुन आप, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2√3 बाय में 8, आंसर क्या आएगा √3/4, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ कैसे एंगल निकालने, कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को। कोई शक हो तो बता दो इस बात में। एक और क्वेश्चन करके दिखा दो चलो। ये 30 डिग्री है, ये 20√3 है, ये 10 है। फाइंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वर्टिकल लाइन। करो सॉल्व। हो गया क्या?
देखो यार सुनो, आप किस में वर्टिकल लाइन तो दे ही नहीं रखी सर, अब क्या करें? वर्टिकल लाइन नहीं दे रखी, क्या करें बताओ? किसको माने वर्टिकल? इसको वर्टिकल मान लें तो वर्टिकल लाइन से कंपाउंड ना लें तो अभी वर्टिकल लाइन बना लो। इसे कंपाउंड नहीं लेना जरूरी थोड़ा ना है, इसे कंपाउंड लेना जरूरी थोड़ा ना। बस वर्टिकल लाइन ये लो सर, वर्टिकल लाइन नहीं दे रखी तो क्या बात होगी? ये लो वर्टिकल लाइन, अब इसमें कंपाउंड लेना ही पड़ेगा। ये किसने कहा होगी वर्टिकल लाइन? तो ठीक है ना। सुन आप, ये होगी वर्टिकल लाइन, इसके साथ रिजल्टेंट का एंगल बताना है। रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, बीच में कहीं। रिजल्टेंट जो होगा इधर कहीं होगा भाई। एंगल ये बड़ा एंगल बताना है, ठीक है? कैसे निकालोगे? सुनो, पहले कंपाउंड ले लो भाई। देखो ये तो रुको, यहां पे ये कितना है 10। पहले इनको परपेंडिकुलर बनाओ यार, क्योंकि वो जो टेक्निक थी वो कब वैलिड थी? जैसे परपेंडिकुलर हो, ठीक है? 10 तो बना ही लिया। 20√3 के दो कंपाउंड लो। इधर कितना आएगा? 20√3 cos 30, cos 30 √3/2 होता है। क्या आंसर आएगा? 30। और इधर कितना आएगा बोलो? 20√3 sin 30, sin 30 कितना होता है? 10√3। ये आएगा आपके पास। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा इधर? 40। इधर कितना आएगा बोलिए? 10√3 आएगा, ठीक है जी। अब रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट रेड कलर से लिखो आप। किधर कहीं रिजल्टेंट बना दिया। ये वर्टिकल है, ये वाला एंगल बताना आपको। उसी फॉर्मेट में आ गए तो क्या लिखोगे बताइए? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, है भाई, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 40/10√3। कितना आंसर आएगा? 4/√3। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4/√3। समझ में आ गई होगी बात आपको? एक टाइप का क्वेश्चन और आता है इसी में ही, इससे मिलता जुलती टाइप है वो भी। सुना, पेपर में कह देगा एक वेक्टर है 2i कैप + 3j कैप, एक वेक्टर दे दिया। इस वेक्टर का y एक्सिस एंगल बताओ। फाइंड एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद y एक्सिस। करिए आप इसको। सुनो भाई, ये 2i कैप + 3j कैप है ना, इसको ड्रॉ करने का तरीका होता है, इसको इधर 2 और इधर 3। रिजल्टेंट इधर बना लो इन दोनों का, मतलब इसको ड्रॉ ऐसे कर लो, वेक्टर ए को, या इनका रिजल्टेंट बोल दो, या वेक्टर ए यही है। इसका इसके साथ एंगल बताना है, इस वेक्टर का एंगल किसके y के साथ, ये वाला एंगल बताना है थीटा। कैसे करोगे बताइए आप? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। तो थीटा कितना आएगा यहाँ पे? इसका आंसर है tan इनवर्स 2/3। समझ में आ गया होगा आपको? कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक? ये वाली क्लास भी एक बेसिक क्लास है, आगे की वेक्टर्स की जो पिछली क्लास भी बेसिक क्लास थी, ठीक है ना? बेस बनने में बहुत टाइम लगता है यार वेक्टर्स में, और वेक्टर्स पूरी फिजिक्स का बेस है। समझ रहे हो बात को?